बेतिया पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया मझोलिया विधानसभा जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सविता सिंह नेपाली से हमारे जनसेतु ब्यूरो हरिकेश कुमार तिवारी ने बातचीत की। इनके बारे में बता दें कि राष्ट्र कवि डॉक्टर गोपाल सिंह नेपाली की बेटी हैं, लगातार समाज सेवा करती रहती हैं। तो आइए सुनते हैं बेतिया मझोलिया विधानसभा की जन अधिकार पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर सविता सिंह की जुबानी। नमस्कार, मैं हरिकेश कुमार तिवारी। आज मैं पहुंचा हूं पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया मझौलिया विधानसभा में। आज मेरे साथ जुड़ रही हैं सविता सिंह नेपाली, जो जन अधिकार पार्टी से विधानसभा की चुनाव लड़ रही हैं बेतिया मझौलिया विधानसभा के लिए। इनके बारे में मैं बता दूं, राष्ट्र कवि जो चंपारण के शिरोमणि थे गोपाल सिंह नेपाली की सुपुत्री हैं सविता सिंह नेपाली, और आज इन्हीं से मिलाते हैं जो मझौलिया बेतिया विधानसभा से जन अधिकार पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रही हैं। तो देर नहीं करते, मैं मिलाता हूं डॉक्टर सविता सिंह नेपाली से। जी मैम नमस्कार। मैम, आप पहले अपने बारे में थोड़ा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए कि आप क्या हैं, कहाँ से हैं। मैं बेतिया से ही हूँ, क्योंकि नेपाली जी बेतिया के थे, मेरे पूर्वज बेतिया के थे, और बेतिया से ही मैंने अपने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा प्रारंभ की। चंपारण मेरी मिट्टी है, और उसके बाद कहूँ तो मैं शिक्षिका रही, प्रोफेसर रही, और लेखिका रही, गायिका रही। इन सब बातों में जब परिपक्वता आई तो मैं भारत सरकार की राजभाषा में सदस्य हुई। उसके बाद मैं बिहार सरकार की हिंदी प्रगति समिति राजभाषा मंत्रिमंडल सचिवालय की अध्यक्ष हुई, और बहुत काम मैंने किया है, बहुत लेखन कार्य किया है। और लेखन के लिए, गायन के लिए मुझे 5-5 नेशनल अवार्ड मिले हैं। तो इस तरह मेरा सफ़र चल रहा था, और न जाने कितने अवार्ड्स मेरे नाम से जुड़ते, लेकिन उन सब को छोड़कर मैंने बेतिया में आकर लोगों की सेवा करना स्वीकार किया। मुझे एक ऐसे नेता मिले जिनके पास संवेदना भी है, शिक्षा भी है, लोगों के प्रति समर्पण भाव है। चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो पटना का जल जमाव हो, किसी की मृत्यु हो जाए, किसी का बलात्कार हो जाए, यानी कि हर मोड़ पे राजेश रंजन जी उर्फ पप्पू यादव वहाँ तैनात रहते हैं। बिहार के लाल हैं, बिहार के बेटा हैं। बिहार को बचाने के लिए जिस तरह से जो अनियमितताएं और कुव्यवस्था सरकार की ओर से हैं, और लगातार हम लोगों ने जो देखा है कि सरकार कुछ जनता को दरकिनार करके काम कर रही है, और भारत सरकार का जिस तरह से वर्चस्व बढ़ता रहा, और जो बिहारियों को तकलीफ हुई कोरोना काल में, इन सब में जो उन्होंने सेवा भाव किया, उनसे प्रभावित होकर मैंने जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ली। बहुत अच्छे नेता हैं, और अब भाई बहन मिलकर बेतिया विधानसभा को जीतना चाहते हैं, और मैं बेतिया की बेटी नेपाली परिवार की प्रतिनिधि बनकर पूरे चंपारण को चाहती हूँ सजाना संवारना। यह कोई आज की बात नहीं है, विगत 20-22 वर्षों से मैं चंपारण आकर सेवा करती रही हूँ। किसी भी मामले में अनजान चेहरा नहीं हूँ, सभी लोग जानते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक सरोकार मेरा रहा है। तो एक संकल्प लेकर मैं बेतिया आई हूँ कि बेतिया में जो प्रतिनिधि, चाहे वो जिस दल के हों, जिस पार्टी के हों, उन्होंने बेतिया को केवल ठगने का कार्य किया है। तो ऐसे जुमलेबाज और ऐसे ठगने वाले प्रतिनिधियों को दरकिनार करके मैं चाहती हूँ कि मैं समर्पित भाव से बेतिया के लोगों की और बेतिया विधानसभा के लोगों की सेवा करूँ। आप चुनाव लड़ने के लिए आई हैं बेतिया मझौलिया विधानसभा से। आप
कौन सा एजेंडे के तहत आप चुनाव लड़ रही हैं? आपका पहला कौन सा एजेंडा बनेगा चुनाव में? लोगों के बीच, आम आवाम के बीच जाने पर आप क्या कहिएगा उन लोगों के बीच जाके? मैं चुनाव इसलिए लड़ने आई हूँ कि आज की जितनी समस्याएं हैं और जिन समस्याओं से जनता जूझ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि न केवल बिहार में, न केवल देश में, बल्कि हमारे हर विधानसभा में बदलाव की ज़रूरत है। अगर एक जगह पानी जमा होता है तो वह गंदा हो जाता है, ये सभी जानते हैं। तो बदलाव और परिवर्तन के संकल्प से मैं आई हूँ। मेरा एजेंडा ये है और मैं गली गली घूम भी रही हूँ। बेतिया शहर हो या मझौलिया का गांव हो, कोई भी क्षेत्र विकास की परिभाषा नहीं समझता, कहीं विकास नहीं पहुंचा है। घर टूटे पड़े हैं। 80 के दशक में जो घर सरकारी आवास हमारे महादलितों के लिए पास हुआ था, वो जब मैं गई तो मैंने देखा कि वो घर टूट रहा है। उस घर से दूर लोग एस्बेस्टस डाल के रह रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें तो दूसरी पार्टियां करती हैं, मगर जब मैं बेतिया में ही घूम रही हूँ तो वहाँ विकास क्या, प्रतिनिधि भी उस गली में नहीं पहुँचे हैं जो शहर के बीचों बीच हैं। सागर पोखरा हो, उज्जैन टोला हो, आप चले जाएं कालीबाग के इलाके में हो, सारी नालियाँ खुली पड़ी हैं। तो जो विकास शहर में नज़र आना चाहिए, इससे बीमारी होती है, यह भी समझ नहीं है। और सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि बेतिया के सांसद प्रतिनिधि एक डॉक्टर परिवार से आते हैं, स्वयं भी डॉक्टर हैं, उनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं, मगर आप अस्पताल रोड में चले जाएं और वहां देखें कि समस्याओं का भंडारण है। यानी कि आप विधानसभा की जो चुनाव लड़ रही हैं, कहीं ना कहीं बेतिया विधानसभा की जो कुव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा के आपने जन अधिकार पार्टी को सदस्यता ली और चुनाव लड़ रही हैं। जी, 100% है। बिल्कुल। तो आपके नजर में यदि आप चुनाव जीतती हैं तो क्या ये भ्रष्टाचार समाप्त करने की कोई रणनीति बनाई है? क्या होगा आपका? बिल्कुल मैंने रणनीति बनाई है। भ्रष्टाचार तो मैं बिल्कुल कतरूंगी, क्योंकि हमारे चुनाव आयोग ने मुझे कैंची छाप चुनाव चिन्ह भी दे दिया है। आप ये देख रहे हो मेरे पटके में कि हमें कैंची मिला है और इस कैंची से मैं भ्रष्टाचारियों के पर कतरूंगी। उसके बाद आप देखें, अस्पताल में बिल्डिंग हो और वहाँ पे डॉक्टर नहीं हो, वहाँ पे आवश्यक सामग्रियाँ नहीं हो, वहाँ इक्विपमेंट्स नहीं हो, तो फिर डॉक्टर कैसे इलाज करेंगे? कितने दुख की बात है कि कोरोना काल में लगभग 6 महीने के बाद कन्हैया जी की मृत्यु केवल ऑक्सीजन के अभाव में हो जाती है, जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए बर्णवाल जी कालीबाग के वो मर जाते हैं और लाइव वीडियो करके मरते हैं कि ये बेतिया के अस्पताल की खूब व्यवस्था है। मैं पूछती हूँ बेतिया की जनता से, क्या बेतिया की जनता ऐसे प्रतिनिधि को स्वीकार करेगी? कोई विधायक कोरोना काल में घूमा नहीं, कोई प्रतिनिधि ने यह नहीं सोचा कि यह कोरोना जो चीन से चला है बेतिया भी आ सकता है। नीतीश कुमार जी ने तो कहा कि बिहारी यहाँ आएंगे ही नहीं, यहाँ आएंगे तो कोरोना पटेगा। इसके बदलाव की ज़रूरत इसलिए है कि कोई सीएम इस तरह की बात कैसे कर सकता है? जो बिहार के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? सरकार भगा रही है, मकान मालिक भगा रहे हैं, तो बिहार के लोग तो बिहार में ही आएंगे। लेकिन हमने अपनी कोई तैयारी नहीं की, जबकि स्वास्थ्य मंत्री भाजपा के हैं। अगर चाहते संजय जायसवाल तो स्वास्थ्य मंत्री को लिख कर देते कि बेतिया में कोरोना आने वाला है, आप सारी आवश्यक सामग्री, डॉक्टर की टीम और सारी चीज़ें हमको भेज दीजिए। ये बड़ी सहजता की बात थी, लेकिन संजय जायसवाल जी ने नहीं मांगा। अब आते हैं स्वास्थ्य मंत्री पर। स्वास्थ्य मंत्री 6 महीने में चाहते तो प्रत्येक जिला में घूम सकते थे और हर जिले में घूमकर वह व्यवस्था देख सकते थे, लेकिन यहाँ सब अपनी जान की पड़ी थी। नीतीश जी छुप गए कि उनको कोरोना हो गया है, मुख्य सचिव को कोरोना हो गया है,
सुशील मोदी को कोरोना हो गया है, स्वास्थ्य मंत्री निकल नहीं रहे, चमकी बुखार आता है और स्वास्थ्य मंत्री वहां पहुंचते नहीं, विरोध होता है। वह कुर्सी बचाने के लिए पैसे की लेन देन करते हैं, नरेंद्र मोदी से दबाव बना सकते हैं, मगर मरे हुए बच्चों के माँ बाप के पास नहीं पहुंचते। अभी तक चमकी बुखार वालों के परिजनों को मुआवजा नहीं मिला है, बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आपदा आ गई है, बाढ़ आ गया है, लेकिन उन पूरे आपदा में एक व्यक्ति खड़ा होता है, केवल एक व्यक्ति, जिसका नाम है पप्पू यादव जी। तो क्यों ना हम पप्पू यादव के साथ चले जाएं, क्यों ना हम बदलाव की मांग करें, क्यों ऐसे प्रतिनिधियों को झेलें जो हमको, हमारे बच्चों को, हमारे परिजनों को, हमारे शहर को, हमारे नगर को न सुरक्षा दे पाते हैं, न भोजन दे पाते हैं, न पानी दे पाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, केवल जुमलेबाजी अखबारों में आता रहा। अब जाके इस जब चुनाव की बारी आई है तो इसमें जाके ये सारी बातें रुकी हैं। नहीं तो मैं जब से आई हूँ ये पढ़ रही हूँ, इतने करोड़ का पार्क बनेगा, इतने करोड़ का जिम बनेगा, इतने करोड़ में सुव्यवस्था आ जाएगी। अरे 15 साल क्या कर रहे थे आप लोग, अब आप कहते हैं विकास करूँगा। 15 साल विकास को क्या कर रहे थे आप लोग? कहीं बंद करके रखा था, तिहाड़ की जेल में बंद करके रखा था। 15 साल आपने नहीं किया, अब आप कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे। लेकिन मैं कह रही हूँ कि मेरी पार्टी एक प्रतिज्ञा पत्र लेकर आपके सामने आई है और वह कह रही है कि वो हर प्रतिनिधियों का काम अकेले करेगी। आप देखिए कोरोना काल में मदन मोहन तिवारी नजर नहीं आए और जो पूर्व विधायक थी रेणु देवी नजर नहीं आई, कोई ऐसा प्रतिनिधि नजर नहीं आया। जब कन्हैया के बेटा रोते हुए सांसद महोदय संजय जायसवाल के पास पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि 10-20 हज़ार रुपए दे दो, ऑक्सीजन ले लो। जब मैं सीएस से लड़ती हूँ तो बेटिया के सीएस कहते हैं कि मैम मैं सीएस हूँ। मैंने कहा अरे आप सीएस हैं, आप तो सीएम के बराबर पावर रखते हैं, पूरा बिहार आपकी मुट्ठी में होता है। सीएस कहते हैं कि मैम मेरे पास एमजेके कॉलेज के जो भी एमजेके अस्पताल के लोग मेरी बात नहीं मानते हैं। चौबे जी के तबादले की बात मैंने उसी समय की थी कि जो व्यक्ति अपने डॉक्टर को नहीं संभाल सकता, जो व्यक्ति ऑक्सीजन नहीं दे सकता, जो व्यक्ति बेतिया जिले के लोगों की जान नहीं बचा सकता, ऐसा व्यक्ति यहाँ का सीएस क्यों बना हुआ है? किसने बनाया? लेकिन अफसोस है पत्रकार महोदय कि एक पंक्ति आई दिल्ली से चल के कि आपदा में अवसर को तलाशें, तो उनके प्रतिनिधि और उनके जितने भी ब्यूरोक्रेसी और उनके जितने भी नौकरशाह लोगों ने इस बात को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और आपदा में अवसर तलाशने लगे। पब्लिक जनता मरती रही, वह अवसर तलाश कर मास्क के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, डेटॉल के द्वारा, सैनिटाइज़र के द्वारा वह व्यापार करते रहे, करोड़ों कमाते रहे, सड़ा हुआ चूड़ा खिलाते रहे। और सारा चावल आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने ही लोगों को दिखाया, वह जंगलों में ट्रक खड़ी रही, सड़ता रहा, लेकिन लोगों तक अनाज नहीं पहुंचा। हम लोग जैसे साधारण लोगों ने वो घर में बैठकर या जाकर भी 5 लाख का ज़रूरतमंदों को कच्चा पक्का खाद्य पदार्थ पहुंचाया, हम लोगों ने सैनिटाइज़र पहुंचाया। जो वृद्ध अकेले थे उनके घर में जाकर हम लोगों ने मर्म दिखाया। तो हम क्यों नहीं आए प्रतिनिधि बनकर? हमें वोट जनता क्यों नहीं करे? जब हम आपके सुख दुख में खड़े हैं, जब बाकी लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार पप्पू यादव जी यानी कैची छाप को वोट देकर आप लोगों को मुझे जिताना चाहिए। मैं दिन रात और ज़मीन आसमान एक कर दूंगी आपकी सुविधाओं के लिए, आपकी योजनाएं आप तक पहुंचेंगी। पप्पू यादव जी सीएम बनेंगे तो मुझे लगता है बिहार का नक्शा बदल जाएगा, बिहार की खूबसूरती, बिहार की सूरत बदल जाएगी। इसलिए मैं यह चुनाव लड़ना चाहती हूँ। ये थी डॉक्टर सविता सिंह नेपाली, जिन्होंने बदलाव करने की सोच रखती हैं, साहित्यकार भी हैं। आने वाले मतदान की तिथि को देखना होगा डॉक्टर सविता सिंह को यहाँ की जनता कितनी चाहती है और कितने इनके पक्ष में मत करती है। फिलहाल इतना ही, मुझे दी इजाज़त। मैं हरिकेश कुमार तिवारी, बेतिया, पश्चिम चंपारण, बिहार।